Yes, today we are going to study about the new topic known as tetracycline, and in this topic we can study about the mechanism of action, what its pharmacokinetics, and what will be its adverse effect and interaction of the drugs with the different drugs. We can see in this lecture. First, we start with the mechanism of action and how the tetracycline works and how it get enter into the cell. First we start like first we know about it is the bacteriostatic drugs. Bacteriostatic drug, antibiotic, means it can suppress the growth of the bacteria. Normally it does not kill the bacteria, and in this condition, or sometimes these bacteriostatic drugs cannot be given in the immunosuppressed patient, because it cannot affect more as compared to the immunocompetent patient. And let's see what it will be the mechanism. इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये मतलब जो ये टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स है कैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर वो एंट्री करता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो मान लीजिए जब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और इसमें टेट्रासाइक्लिन को एंट्री करना है, तो ये मानिए ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये ग्राम पॉजिटिव के लिए है और ये जो टेट्रासाइक्लिन है ग्राम निगेटिव के लिए है। अब क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव में नॉर्मली ये क्या करता है कि डायरेक्ट मतलब पैसिव डिफ्यूजन से वो बैक्टीरियल सेल में एंट्री कर जाता है बाय पैसिव डिफ्यूजन। लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ये पैसिवली ये मतलब डिफ्यूज नहीं करता है सेल के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक होते हैं पोरिन चैनल, और उस पोरिन चैनल्स को टेट्रासाइक्लिन को क्रॉस करने के लिए क्या लगता है, एनर्जी लगता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू पोरिन्स। मीन्स अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव में पैसिवली इंटर करता है, लेकिन अगर ग्राम निगेटिव की बात करें तो वो उसमें एंट्री कैसे करता है, एक्टिव बाय द मैकेनिज्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जैसे सेल में एंट्री किया तो क्या होता है कि मान लीजिए जो बैक्टीरिया है इसकी राइबोसोम है, एक होता है यूनिट 50s राइबोसोम सब यूनिट, एक होता है 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और ये जो आपको दिख रहा है ये है mRNA का स्ट्रैंड, mRNA है, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या करता है, ये बाइंड करता है किस पे, 30s राइबोसोम पे ये बाइंड करता है। और क्या करता है, जैसे ये बाइंड करेगा तो क्या अफेक्टेड हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस हैम्पर्ड हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। कैसे ये करता है, नॉर्मली समझिए कि जब टीआरएनए जो है वो क्या होता है कि ए साइट पे अटैच होता है। आप इसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो ये टीआरएनए है वो क्या होता है, वो अटैच करता है किससे, ए साइट। इसको कहते हैं ए साइट को एक्सेप्टर साइट, और मेनली इट इज ऑल्सो नोन एज एमाइनो एसाइल टीआरएनए। इसको कह सकते हैं अमाइनो असाइल टीआरएनए और एक्सेप्टर इंड। एक्सेप्टर इंड से बाइंड करता है टीआरएनए नॉर्मली, और ये आगे चल के क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। किसके चलते, जब टीआरएनए प्लस जो एमआरएनए है वो किससे जुड़ा हुआ था पहले से, राइबोसोम के साथ। तो टीआरएनए एमआरएनए और राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स आगे चल के क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। लेकिन ये जो ड्रग्स है टेट्रासाइक्लिन वो ए साइट को ही बाइंड कर जाता है, ए साइट पे ही बाइंड कर जाता है। अब उसके बाइंड करने से क्या होता है कि
ना ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो फिर आगे जो बैक्टीरियल का पैथोजेनिक इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो नॉर्मली जो टेट्रासाइक्लिन होता है ये वाइड स्पेक्ट्रम होता है, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, और ये नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव और प्रोटोजोआ पे भी वर्क करता है, स्पायरोचिट्स पे भी वर्क करता है, और सम अटिपिकल बैक्टीरियम लाइक माइको बैक्टीरियम पे भी ये वर्क करता है, और ये अटिपिकल निमोनिया में भी ये टेट्रासाइक्लिन वर्क करता है। बात करते हैं अगर इसकी रेजिस्टेंस के बारे में, मैकेनिज्म, इसमें कोई रेजिस्टेंस हो सकता है तो क्या होता है कि हम इसके पहले जो पेनिसिलिन में पढ़े थे कि इफ्लक्स पंप होता है। अगर मान लीजिए कि कोई अगर जैसे टेट्रासाइक्लिन है उसके सेल के अंदर इंट्रासेलुलरी एक्युमुलेट होता है तो वो जो इफ्लक्स पंप है वो बाहर की तरफ उसको भेज देता है, और उसके चलते क्या होता है उस ड्रग्स की इफिकेसी कम कर देता है। लेकिन जो हम लोग पढ़े थे पेनिसिलिन में कि वो क्रॉस एलर्जी और ये सब जो शो करता है, वो इसमें क्या है कि पूरी तरह से हमें ये देखने के लिए नहीं मिलता है। कि मान लीजिए कि उसमें था कि अगर एक पेनिसिलिन अगर क्या होता है कि क्रॉस एलर्जी शो करता है, एलर्जी शो करता है, तो सारी की सारी पेनिसिलिन की जो ग्रुप है वो सब एलर्जी शो करेगा, लेकिन ऐसे टेट्रासाइक्लिन में नहीं है। तो अब जो हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि इफ्लक्स पंप है वो क्या कर दिया, बाहर कर दिया, लेकिन वो हर चीज़ पे एप्लीकेबल, हर टेट्रासाइक्लिन पे एप्लीकेबल नहीं है। अब पढ़ते हैं कि टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो आपको सबसे पहले याद करना है वो टेट्रासाइक्लिन खुद, टेट्रासाइक्लिन, इसके बाद आएगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, इसके बाद से आप याद कर सकते हैं क्लोर टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, इसके बाद से डिमैक्लोसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। अब जो इसमें हम बात करते हैं कि मान लीजिए जो ये डॉक्सीसाइक्लिन है और मिनोसाइक्लिन है, ये नॉर्मली ओरल और आईवी रूट दोनों के लिए प्रेजेंट होता है, और जितना मैक्सिमम जो टेट्रासाइक्लिन होता है वो ओरल ड्रग्स होता है। और सब इसमें हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में कि कैसे ये अब्जॉर्ब होता है, कैसे इसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, कैसे वो इनक्रीज होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और उसका एलिमिनेशन बॉडी से कैसे होगा। तो इस चीज़ के लिए देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। इसकी पर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। मान लीजिए जब ये ड्रग्स है और आप जैसे आप ड्रग्स लिए, ये आपके जैसे गट में गया, तो गट में जाने के बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये सबसे पहले ये जो ड्रग्स होता है नॉर्मली हम लोग एम्प्टी स्टमक में लेते हैं। कारण क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं, एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं, कोई ड्रग्स टेट्रासाइक्लिन का, उसके साथ आप मान लीजिए जैसे आप या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मिल्क ले रहे हैं, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं साथ में, या इसके साथ आप एंटा एसिड ले रहे हैं, इस एंटा एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, तो जब भी आप अगर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क ले लिए, चीज़ ले लिए, कर्ड ले लिए, ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा, इसका जो एब्जॉर्प्शन है, चाहे जो अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड और चाहे एंटा एसिड जो लिए हैं, तो उसमें क्या होता है, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये क्या कर देगा, जो टेट्रासाइक्लिन का जो एब्जॉर्प्शन है
वो हो जाएगा कम। टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है कि ये जो टेट्रासाइक्लिन है, जब इसमें क्या होता है कि दूध में कैल्शियम है और आयरन है, और इधर आयरन भी हम नॉर्मली लेते हैं तो वो भी हैम्पर्ड होता है। ठीक, इसके बाद से मान लीजिए एंटी एसिड में अल्मुनियम है और चाहे मैग्नीशियम है, उससे क्या होता है, ये जो नॉन एब्जॉर्बेबल चीलेट्स का फॉर्मेशन करता है। ऑब्जर्वेशन कम क्यों हो जाता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? नॉन एब्जॉर्बेबल चिलेट्स। मीन्स चिलेट्स का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण वो क्या होता है, एब्जॉर्बेबल नहीं रह पाता है। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग जब भी अगर टेट्रासाइक्लिन लेना हो तो हम लोग दूध, चाहे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, चाहे एंटी एसिड साथ में नहीं लेते हैं, ये रिकमेंड होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं आगे कि मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे बॉडी में। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात समझिए, ये हमारे बॉडी में बहुत अच्छे तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है कि और कुछ जैसे स्पेशल, जैसे बहुत बॉडी पार्ट्स में अगर बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बाइल्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, या जिंजीवा हो गया, चाहे स्किन, वहाँ पे ये वेल कंसंट्रेटेड रहते हैं, वो मतलब यहाँ पे कंसंट्रेट हो सकते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है कि वेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, तो ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाते हैं। नॉर्मली हम बात करते हैं कि ये वेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, कि इसके चलते क्या होता है कि कभी कभी ये क्या करते हैं, ये क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को। जब ये प्लेसेंटा क्रॉस करेंगे, तो प्लेसेंटा क्रॉस कर लिया अगर ये ड्रग्स, तो ये हमारे फीटस में क्या होता है कि निगेटिव इफेक्ट शो करता है। जैसे कि फीटल बोन फॉर्मेशन अच्छी तरह से नहीं होने देगा, या उसके टीथ जो बन रहा है बच्चे में, अगर बच्चा को दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्मली क्या करता है ना कि अगर क्रॉस कर गया, तो जहाँ पे अगर कैल्सिफिकेशन ज़्यादा चल रहा है, तो उस कैल्सिफाइंग टिश्यू से वो जो कैल्सिफिकेशन जिस टिश्यू में बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे वो बाइंड करता है। और जब बाइंड करेगा, तो अब वो बाइंड हो जाने के बाद वहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा, और ये क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है। फीटल बोन में और चाहे टीथ में क्या होता है, यहाँ पे कैल्सिफिकेशन चलता है, और ये कैल्सिफिकेशन से चिलेट बना के और उससे बॉन्ड बना के और उसका डिस्ट्रक्शन करता है। अब जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए जैसे कि अगर मिनोसाइक्लिन है, चाहे डॉक्सीसाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन है और चाहे डॉक्सीसाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन, ये जो ड्रग्स होते हैं, इनका जो थेरेपेटिक इफेक्ट बहुत अच्छा होता है सीएसएफ के लिए। तो और सीएसएफ में बड़ा अच्छा ही ये पेनिट्रेट कर जाते हैं और अपना थेरेपेटिक इफेक्ट ये शो कर सकते हैं। और क्या होता है कि मान लीजिए ये कभी कभी जब इसका हम ड्रग्स अगर लेते हैं, मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, तो ये हमारे टीयर और सेलाइवा में भी इनका अमाउंट क्या हो जाता है, ये ज़्यादातर इसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, तो इनका जो अमाउंट है इसमें ये बढ़ जाता है। तो इसका हम फ़ायदा उठाते हैं एक चीज़ में। मान लीजिए कि अगर हमको प्रोफाइलेक्सिस करना है, आपको मान लीजिए मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन हुआ, तो उस मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन से अगर हमें बचना है, तो उस समय ये अगर हम मेडिसिन देते हैं, ये मिनोसाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन, तो वो अच्छा इफेक्ट करता है, अच्छा वर्क करता है। और इसलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट किसके लिए रख देते हैं, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन के लिए हम इसको प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज कर सकते हैं। मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन और मेनली उसका कैरियर फॉर्म के लिए, उसका कैरियर फॉर्म के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ये तो था इसका कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और क्या है इसका। अब बात करते हैं कि इसका हम पढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा इलिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये बॉडी इलिमिनेट होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए इसका ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो इसलिए हम अगर बात करते हैं इलिमिनेशन का, तो इलिमिनेशन ये मेनली जो है जो ड्रग्स होता है, ज़्यादातर ये जो ड्रग्स है वो सेफ़ है रीनल पेशेंट में। अगर मान लीजिए कि कोई रीनल पेशेंट है जो कि डिस्फंक्शन है, रीनल डिस्फंक्शन है, तो रीनल डिस्फंक्शन पेशेंट में जो ड्रग्स है, डॉक्सीसाइक्लिन की बात करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन की बात करें, या एक और आता है टीएसाइक्लिन, टीएसाइक्लिन। तो
तो ये जो टीकेसाइक्लिन हम अलग से पढ़ेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन और टीकेसाइक्लिन जो होता है रीनल पेशेंट में हम इसको दे सकते हैं, वो सेफ़ होता है, ठीक, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है, वो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है। तो हिपैटिक से होते हुए क्या होता है, फीकस के थ्रू ये और बाइल के थ्रू ये बाहर निकलते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग इसको रीनल पेशेंट में सेफली हम लोग यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट का। तो इसका एडवर्स इफेक्ट जैसे समझिए, एडवर्स इफेक्ट क्या है इस ड्रग्स का। मान लीजिए जब भी, सबसे पहले इस ड्रग्स को हम ज़्यादातर कब लेते हैं, एम्प्टी स्टमक में। जितनी भी टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स है उस सब के सब क्या एक फीचर शो करती है, फोटोटॉक्सिसिटी शो करती है, फोटोटॉक्सिसिटी शो करती है। फोटोटॉक्सिसिटी जितनी भी टेट्रासाइक्लिन है, लेकिन जो मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम ये सीन होता है किसके साथ, मैक्सिमम विथ डीमैक्लोसाइक्लिन के साथ जो ये ज़्यादा शो होता है, डीमैक्लोसाइक्लिन के साथ जो फोटोटॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा शो होता है। और बात करते हैं कि कभी काल ये ज़्यादातर अगर हाई कंसंट्रेशन में अगर होता है तो ये वेस्टिबुलर डिसफंक्शन भी कर सकता है। वेस्टिबुलर डिसफंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट में क्या हो जाएगा, डिजीनेस शो होगा, या डिजीनेस हो गया, चाहे वर्टाइगो हो गया, या टिनिटस जो होता है। तो ये सब जो फीचर्स है ये ज़्यादातर किसके साथ शो होता है, तो विथ मीनोसाइक्लिन के साथ ये ज़्यादा शो होता है। क्यों मीनोसाइक्लिन के साथ ये ज़्यादा शो होता है, कारण क्या है कि ये जो मीनोसाइक्लिन है ये जाके कंसंट्रेट कहाँ कर जाता है, इट मेनली कंसंट्रेटेड इनटू इंडोलिम्फ ऑफ इनर ईयर में, इंडोलिम्फ में ये कंसंट्रेट हो जाता है। और इसका ये जो साइड इफेक्ट का जो कारण है, जो वेस्टिबुलर डिसफंक्शन का और कारण बनाता है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। और जैसे एक और बात कर रहे थे, जैसे मान लीजिए इसमें जिंजीवा में ये डेंट जो दांत होता है उसमें ये कलर चेंज करता है, एबनॉर्मल डेंटेशन और कलर चेंजेस करता, देख रहे हैं आप कि देखिए आपको ये दिख रहा है कलर चेंज कैसे हो रहा है दांत में। तो ये अगर आपका डायग्राम आता है ये किसके चलते है, तो ये होता है टेट्रासाइक्लिन के चलते ऐसा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, मान लीजिए इसका यूजेस के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ ये जो टेट्रासाइक्लिन है वो नॉर्मली यूज होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं टेट्रासाइक्लिन को। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम कुछ पॉइंट समझेंगे और कुछ इसको ट्रिक से याद करेंगे, जिसमें कि देखिए कि हम लोग सुने होंगे इस न्यूज़ के बारे में हम सुने हैं, ठीक। ये न्यूज़ जो है इसमें आ रहा है BBC न्यूज़ के बारे में हम सुने हैं, और इससे तो हम अवेयर होंगे। इसकी बहुत सारी मूवी आती है जिसको हम कह सकते हैं मार्वल की बहुत ज़्यादा मूवी आती है, और इनका यूज भी हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे कि BBC है और उस पर मार्वल में इसको ट्रिक यूज करेंगे। तो इसका यूजेस कहाँ कहाँ अगर बात करते हैं तो ये दोनों बी को एक साथ हम लेते हैं, ठीक है। और बोरेलिया बर्डोफेरी, बोरेलिया बर्डोफेरी में इसका यूज होता है। फिर क्लैमिडिया में यूज करते हैं, क्लैमिडिया में यूज करते हैं। फिर माइकोबैक्टीरियम में यूज करते हैं, इसको माइकोबैक्टीरियम निमोनिया में यूज करते हैं। फिर इसको हम कह सकते हैं एक्ने जो होता है उसमें अच्छा है, और टिपिकल निमोनिया में हम इसको यूज करते हैं।
इसको हम लोग रिकेट्सिया में यूज करते हैं, रिकेट्सिया में यूज करते हैं। फिर इसको हम याद करते हैं विब्रियो कॉलेरा में यूज करते हैं। और क्या होता है इंग्वाइनल ग्रेनुलोमा में इसको यूज करते हैं। तो इंग्वाइनल का हम लोग यहाँ पे जो टर्म है वो ई से लिख रहे हैं याद करने के लिए, ई से इंग्वाइनल, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं ल्यूमिनल, क्या कहते हैं ल्यूमिनल अमोबियासिस में हम लोग यूज करते हैं, अमोबियासिस में, ठीक है। तो इसका जो यूज है बोरेलिया, क्लैमिडिया, माइकोबैक्टीरियम निमोनिया और एक्ने और अटिपिकल निमोनिया में, फिर रिकेट्सिया में, और कह सकते हैं विब्रियो कॉलेरा और क्लैमिडिया नॉर्मली इंग्वाइनल ग्रैनुलोमा और ल्यूमिनल एमेबियोसिस में हम इसको यूज करते हैं। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस की अगर जो बात करें वो हम लोग मानते हैं रिकेट्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस है, विब्रियो कॉलेरा के लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस इसको मानते हैं, और नॉर्मली इसमें हम एमेबियोसिस में भी यूज़ करते हैं। लेकिन इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होता है मेट्रोनिडाजोल होता है, ठीक है। और ये है आपका कि कहाँ कहाँ हम लोग टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं। बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में जब हम याद करेंगे तो इनका तो आप लोग नाम सुने होंगे, ये अभी दोनों, एक तो भारतीय कप्तान, एक रियल भारतीय कप्तान और एक रील भारतीय कप्तान जो फिल्मों में आए हैं, रणवीर सिंह, ठीक। ये हैं हमारे कपिल देव जी, कपिल देव, ये रियल वाले हैं, ये रील वाले हैं, रणवीर सिंह के रूप में आए, ठीक है। तो इनका हम लोग मतलब इनके नाम से हम लोग एडवर्स इफेक्ट याद करेंगे कि क्या क्या इनका एडवर्स इफेक्ट है। तो लिखिए सबसे पहले कपिल देव का नाम, कपिल देव, ठीक। जब के से बात करते हैं कि के का मतलब क्या होता है, तो ये किडनी फेलियर, साइड इफेक्ट क्या है इसका एडवर्स इफेक्ट, किडनी फेलियर। और बताया था कि मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ये हम लोग मेनली एक्सेप्शन की अगर बात करें तो है डॉक्सीसाइक्लिन और जो टीकेसाइक्लिन की बात किए थे, ठीक है। ये एंटी एनाबोलिक होता है और फोटोटॉक्सिक इसके पहले बताए हैं, फोटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। दूसरा ये डायबिटीज इंसिपिडस में भी ये करता है, साइड इफेक्ट करता है। ये लीवर फेल्योर भी करता है, लीवर फेल्योर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। डी फॉर एबनॉर्मल डेंटिशन करता है, दांत वो डैमेज करता है और उस पर, ठीक है। और बोन की ग्रोथ को मतलब हैम्पर करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रेग्नेंट जो वुमेन है और नॉर्मली जिसको कह सकते हैं अगर ग्रोइंग चिल्ड्रेन है तो बच्चे में और प्रेग्नेंट मदर में हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देते हैं। और बात करते हैं ई से अगर बात करते हैं तो सबसे पहला, अब यहाँ अगर हम बात करें क्या होता है कि मैक्सिमम अगर आप दवा कोई भी अगर मेडिसिन अगर एक्सपायरी वाला अगर किसी को दवा दे देते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक्सपायरी दवा का इफेक्टिवनेस जो होता है कम हो जाता है। लेकिन अगर टेट्रासाइक्लिन की अगर आप एक्सपायरी फॉर्म दे दिए, एक्सपायरी जो मेडिसिन है इसका आप दे दिए एक्सपायरी फॉर्म, तो इस एक्सपायरी से क्या करता है कि ये मतलब रिस्क बढ़ा देता है, इट व्हाट इंक्रीज द रिस्क ऑफ फेंकोनी सिंड्रोम क्या होता है नॉर्मली कि जब जो एब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी द्वारा वो एब्जॉर्प्शन को हैम्पर कर देता है, पीसीटी द्वारा फिर वो एब्जॉर्प्शन जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स अच्छा जो भी है उसका एब्जॉर्प्शन, आयंस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो वो क्या शो करेगा, फेंकोनी सिंड्रोम। और वी का होता है वेस्टिबुलर, इसके बारे में पढ़े थे लोग, वेस्टिब्यूलर डिसफंक्शन करता है, ठीक है। तो कपिल देव के नाम से हम लोग याद किए कि इसकी क्या एडवर्स इफेक्ट है, ठीक। मार्वल और बीबीसी से याद किए कि इनका यूज कहाँ कहाँ है। फिर इसका हम एडवर्स इफेक्ट भी बताए थे,
दांत में कैसे ये अब नॉर्मली ये करता है, किसके साथ देना है और किसके साथ नहीं देना है, ये चीज़ है। और बात करते हैं कि मान लीजिए अगर इस ड्रग्स को आप, क्या होता है कि नॉर्मली जब आप इसको दे रहे हैं तो वो आपको कब देना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एम्प्टी स्टोमक में आपको देना है, ठीक है। ये हुआ आज का ये टॉपिक कंप्लीट। फिर और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।